बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक दलों को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अध्याय 6 में हम राजनीतिक दलों की बात कर रहे थे। आज हम इस अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है भाग 5। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 5 अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में हमें बताना है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाएं अलग अलग रूपों में देखने को मिलती हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार लड़ते हैं। तो जिन देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था होती है वहाँ पर चुनाव जो है कौन लड़ते हैं, तो चुनाव मुख्यतः राजनीतिक दलों के द्वारा जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं वही लड़ते हैं। दल के नेता ही यह चुनते हैं कि उम्मीदवार में किस व्यक्ति को खड़ा करना है, किसे उम्मीदवारी देनी है, किसे टिकट देना है। तो इस आधार पर दल के नेता यह तय करते हैं कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, किसे चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए, चुनाव में खड़ा किया जाए। राजनीतिक दल मतदाताओं को विभिन्न नीतियों के बीच एक को चुनने का विकल्प प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हमें यह विकल्प मिलते हैं कि हम यानी कि मतदाता जो हैं वह किस व्यक्ति को चुने और वह व्यक्ति किन नीतियों को बनाने की बात करेगा, सत्ता में आने पर वह किस प्रकार की नीतियां और कल्याण योजनाएं बनाएगा। तो यह विकल्प भी हमें राजनीतिक दलों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप ही अपनी नीतियाँ बनाती है। तो सरकार जो है वह कैसे नीतियाँ बनाती है, वह नीतियाँ बनाती है जिस दल का सरकार में शासन होता है, उसी आधार पर वह अपनी नीतियां बनाती हैं। उस दल की जो मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उसी आधार पर जो है नीतियों का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दल ही लोगों को सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचाने का तरीका बताते हैं। तो राजनीतिक दल ही लोगों को सरकारी मशीनरी कैसे वहां तक पहुंचना है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, उसके लिए जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं। जनमत निर्माण के लिए दल मुद्दों को उठाकर उजागर करके जनता की राय को आकार देते हैं। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं देश के, राज्य के या स्थानीय स्तर के, तो वहाँ पर भी यह राजनीतिक दल जनता को अवगत कराते हैं, जागरूक करते हैं कि उनके बारे में यह यानी जनता से यह मुद्दे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और जनता का कल्याण इन मुद्दों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए भी जनमत का निर्माण, जनता की मानसिकता को प्रभावित करना, जनता की मानसिकता का निर्माण करने का कार्य भी कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं। तो इस प्रकार से उन मुद्दों को उठाने का कार्य, उनको उजागर करने का कार्य, जनता की राय को बनाने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। समाज के लोगों की राय अक्सर दलों द्वारा रखी गई राय के आसपास ही बनती है। तो जिस प्रकार की राय दल रखते हैं उसी प्रकार की राय जो है जनता की बनती है। तो इस प्रकार से यह राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द ही यह राय जो है बनती जाती है। राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं और उसे चलाते हैं। तो इस प्रकार से चुनाव में उम्मीदवार खड़े करना, उनकी नीतियां बनाना, उनकी नीतियों को स्पष्ट करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और कल्याण योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराना, यह सभी कार्य राजनीतिक दलों के माध्यम से किए जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं? तो हम कहेंगे राजनीतिक दलों के सामने निम्न चुनौतियां हैं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यह सबसे बड़ी और पहली चुनौती है कि पार्टी में आंतरिक रूप से लोकतंत्र जो है वह अब देखने को नहीं मिल रहा होता है। यह कुछ नेताओं के हाथों में सत्ता की सारी ताकत के कारण होता है। तो सत्ता जो है पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, यानी कि पार्टी के अंदर कुछ नेता जो हैं वही निर्णयकर्ता होते हैं। इस कारण आंतरिक लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है। नतीजा यह होता है कि शीर्ष पद पर यानी पार्टी के अंदर भी जो मुख्य पद हैं उन पर नेताओं के रिश्तेदारों या उनके करीबी लोगों के लिए वह आरक्षित हो जाती है। ये नेता कार्यकर्ताओं से सूचनाओं को साझा भी नहीं करते, यानी जो दल के कार्यकर्ता हैं उनको भी इन सूचनाओं से अवगत नहीं करवाया जाता। आंतरिक रूप से ही निर्णय ले लिए जाते हैं और उन निर्णयों से जो है सिर्फ और सिर्फ अवगत करवा दिया जाता है या फिर कभी कभी अवगत भी नहीं कराया जाता। तो नेता जो है कार्यकर्ताओं से सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। पार्टियों के पास न तो सदस्यों की सूची होती है कि कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य जो हैं पार्टी के सदस्य बने हुए हैं,
जो कौन कौन से सदस्य जो हैं पार्टी में शामिल हैं। ना नियमित सांगठनिक बैठकें होती हैं, यानी दल की यदि संगठन के रूप में नियमित रूप से बैठक होती है तब भी इस प्रकार के जो हैं विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन यह बैठकें भी आयोजित नहीं होती। इसी प्रकार से वंशवाद की चुनौती भी हमें देखने को मिलती है। अधिकांश दल पारदर्शी तरीके से अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता नेता बन ही नहीं पाते। ऐसे में जो नेता होते हैं वो अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को ही शीर्ष पद के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो वंशवाद की चुनौती भी हमें देखने को मिलती है। धन और अपराधियों की बढ़ती घुसपैठ भी राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका से चिंतित हैं। तो ना केवल भारत में देखने को मिल रहा है बल्कि कई सारे अन्य देशों में जहां पर राजनीतिक दलों की उपस्थिति है वहां सभी स्थानों पर यह देखने को मिल रहा है कि धनी लोग और बड़ी कंपनियां जो हैं वह उनकी भूमिका इन राजनीतिक दलों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार खड़े करती हैं जिनके पास पैसा होता है और इस प्रकार से धनी व्यक्ति जो है वह टिकट भी प्राप्त कर लेता है, चुनावों में खड़ा भी हो जाता है और सत्ता में आकर के सरकार में हिस्सेदार भी बन जाता है, मंत्री का पद भी उसके पास में आ जाता है। और कुल मिलाकर के इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से वह धनी व्यक्ति या वह जो बड़ी कंपनी है वह क्या करती है, वह सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है और सरकार की नीतियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जनता का कल्याण कहीं पीछे छूट जाता है। तो धन और अपराधियों की बढ़ती घुसपैठ भी राजनीतिक दलों की एक बड़ी समस्या बन गई है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार खड़े करती हैं जिनके पास पैसा हो। कई बार तो पार्टियां अपराधियों का समर्थन भी करती हैं या उनसे मदद भी लेती हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण हमें देखने को मिलता है। मतदाताओं को एक सार्थक विकल्प प्रदान करने में भी अब पार्टियां जो हैं विफल हो रही हैं। इसका कारण है दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पार्टियों के बीच मौलिक वैचारिक मतभेदों में गिरावट देखने को मिल रही है। सार्थक विकल्प का अर्थ होता है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। यह अंतर पिछले वर्षों में कम होता गया है। तो इस प्रकार से मतदाताओं को एक सार्थक विकल्प जो है उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। सभी पार्टियां जो है एक प्रकार के विचार प्रस्तुत कर रही है, एक प्रकार की नीतियां जो है जनता के समक्ष रख रही हैं। तो हमने देखा राजनीतिक दलों में कौन कौन सी समस्याएं जो है मुख्य रूप से देखने को मिल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो उत्तर है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। राजनीतिक दल के आंतरिक मामलों को व्यवस्थित करने के लिए कानून स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। सभी दल संविधान का पालन करें। दूसरा, महिलाओं को कम से कम 1/3 टिकट दिए जाने चाहिए। उन्हें चुनावों में उम्मीदवारी दिए जानी चाहिए। दल के प्रमुख पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा राज्य को चुनाव अभियानों के लिए धन देना चाहिए, यानी राज्य को ही जो है चुनाव में अभियानों के लिए, चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए धन देना चाहिए राजनीतिक दलों को, जिससे अनुचित प्रतिस्पर्धा जो है उसको खत्म किया जा सके। राजनीतिक दल पर लोगों द्वारा दबाव भी बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो नागरिक हैं देश के उनके द्वारा भी इन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि राजनीतिक दल जो है जनता के प्रति उत्तरदायित्व को महसूस कर सकें और इस प्रकार यदि भी कोई भी अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं वह अपनाते हैं उनसे भी वह दूर हट सकें। तो राजनीतिक दल पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाना चाहिए। जब दलों को लगने लगेगा कि सुधार न करने से उनकी छवि जनता के बीच में खराब हो रही है तो वे इसे लेकर गंभीर हो जाएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दलों में निर्णय प्रक्रिया ली जाएगी। सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को भी राजनीतिक दलों में शामिल हो जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति सुधार चाहते हैं राजनीतिक दलों में उन्हें खुद आगे आने चाहिए और राजनीतिक दलों में वह सदस्य या कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं, किन किन सुझावों पर अमल यदि किया जाएगा तो राजनीतिक दलों में सुधार हो सकेगा और जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, राजनीतिक दल का क्या अर्थ
होता है? तो उत्तर है राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। तो दल का अर्थ है एक संगठन जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? तो हमने राजनीतिक दलों को विस्तार से पढ़ा है, गुणों में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो उत्तर है एक राजनीतिक दल संगठित होता है, उसमें एक संगठन होता है, संगठन में नेता भी होता है, नेता के साथ साथ उस दल में जो है विचारधारा भी होती है और उसके सदस्य और कार्यकर्ता जो हैं वह नेताओं की बात जो है या नेताओं की जो निर्णय हैं उन पर चल कर के कार्य करते हैं, उसी विचारधारा को मानते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल जो है वह एक संगठन के रूप में होता है। प्रत्येक दल के सदस्य कुछ निश्चित विचारों पर सहमत होते हैं, सभी उन विचारों को विचारधाराओं पर चल करके कार्य करते हैं। दल के 3 घटक होते हैं जिसमें कि हम बात कर सकते हैं सबसे पहला सक्रिय नेता की, उसके बाद में सदस्यों की और तीसरे हैं समर्थक। तो राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। साथ ही साथ ये लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इनकी नीतियां दूसरों से किस प्रकार से बेहतर है। यानी एक दल दूसरे दल की आलोचना करेगा, उसकी नीतियों की समीक्षा करेगा, समालोचना करेगा और इसके माध्यम से जनता को बताने का प्रयास करेगा कि क्यों किसी एक दल की नीतियां दूसरे दलों से बेहतर हैं। राजनीतिक दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतकर इन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल सदैव यह प्रयास करते हैं कि वह लोगों का समर्थन पा सके, अपनी नीतियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करके लोगों का समर्थन हासिल कर सके, चुनावों को जीत सके और जो नीतियां उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता के समक्ष रखी थी उन नीतियों को वह सत्ता में आने के पश्चात लागू भी कर सके। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा राजनीतिक दलों के क्या क्या गुण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो रिक्त स्थान हमें भरना है। तो चुनाव लड़ने का कार्य, सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है इस अध्याय में राजनीतिक दलों को, और यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा राजनीतिक दल, जिसका अपना एक संगठन होता है, विचारधारा होती है और वह चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें सत्ता प्राप्त हो सके। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान में आ जाएगा राजनीतिक दल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, पहली सूची संगठन दल और दूसरी सूची गठबंधन मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो पहली सूची में है संगठन और दल और दूसरी सूची में है गठबंधन और मोर्चा। हमें बताना है कि कौन से दल जो है कौन से गठबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो हम कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस सूची 1 में पहला है, फिर भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और चौथा है तेलुगु देशम पार्टी या तेदेपा जिसे हम कहते हैं। और सूची 2 में है गठबंधनों के नाम, मोर्चे के नाम। क है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ख है क्षेत्रीय दल, ग है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और घ है वाम मोर्चा। तो हमने बात की थी विस्तार से दलों की और उनके गठबंधनों की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं उसका गठबंधन कौन सा होगा? तो उसका गठबंधन है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका मोर्चा या गठबंधन कौन सा है? तो यह राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राजग जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन या मोर्चा है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वह क्या है? वह वाम मोर्चे के अंतर्गत आता है। वाम मोर्चा जो है वाम पार्टियों का जो गठबंधन है उसके अंतर्गत यह पार्टी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। उसके बाद में अंत में आता है तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा, यह एक क्षेत्रीय दल है, ख। तो इस प्रकार से हमने सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया है।
और इसमें हमारा ग विकल्प सही होगा, जिसमें कि पहले का ग है, दूसरे का क है, तीसरे का घ है और चौथे का ख है। तो इस प्रकार से ग विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो हमने राष्ट्रीय दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी की बात की थी और हमने कहा था कि इसकी स्थापना कांशीराम जी के द्वारा की गई थी। स्वर्गीय श्री कांशीराम जी जो है इनके संस्थापक रहे थे। तो इनमें से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं कांशीराम जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है आधुनिकता जो है वह भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है और विकल्प घ जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। तो अ है राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। ब दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। स है सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से निम्नलिखित कथनों पर हमने गौर किया और अब हमसे पूछा जाएगा कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो हम कहेंगे राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है, ऐसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। भरोसा निरंतर जो है कम होता हुआ दिख रहा है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई देती है, ऐसी स्थिति भी हम देख रहे हैं। और सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं है, यह स्थिति जो है सही नहीं है। राजनीतिक दलों का होना सरकार चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अ और ब विकल्प जो है सही है और इस कारण ख जो है वह हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।